हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी जो जैसे आपको पता ही है कि हम सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास लेते हैं और आज की क्लास जो है वही अपने उपसर्ग प्रत्यय से रिलेटेड, शब्द वाक्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो क्लासेस होती हैं प्लीज़ आप उनमें रेगुलरली आया करिए और लोगों को भी ये क्लासेस जो है वो शेयर किया कीजिए। जैसे कि आपने क्लासेस अटेंड की ही होंगी तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें और जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो बिल्कुल परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। और हम जो है वो क्वेश्चंस के साथ साथ आपको उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। कोई एक्स्ट्रा थ्योरी ना पढ़ाते हुए हम जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उन्हीं के आधार पर आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन देते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। और इसके साथ मैं कहना चाहूँगी, अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सभी जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। हमारे चैनल पे सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास रहती है, शाम को 4 बजे संस्कृत की क्लास रहती है, शाम को 6 बजे है मैथ्स की क्लास रहती है और रात को 10 बजे जो है वो जीके जीएस की क्लासेस रहती है। अभी जीके जीएस की क्लासेस में मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि जनरल साइंस से रिलेटेड हैं। इसके बाद आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं, आप ये कतई मत समझिए कि ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हर एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आएगी उसमें आते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस पूछी जाएगी, जीके पूछी जाएगी, उन सभी एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप आजकल जानते ही हैं कि परीक्षाओं का स्तर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, जो इनका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। इसलिए आप ये कभी मत सोचिए कि ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। आज जो है वो परीक्षा विभाग किसी भी स्थान से आपको कोई भी क्वेश्चन उठाकर दे सकता है। तो इसलिए आपकी जो कमांड है वो हर सब्जेक्ट में अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। आपको ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए, आपका उद्देश्य है एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो जो सुपरफिशियल नॉलेज होता है सब्जेक्ट्स का वो तो आपको एटलीस्ट होना ही चाहिए, भले ही आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हों। तो प्लीज़ गाइस सभी आया कीजिए हमारी क्लासेस में। और चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास का आपको जो पहला प्रश्न है वो है आपका, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आपको बताना है आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो आपके ऑप्शन है अ, क, इक या शिक। तो बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा इक, है ना। इसमें मूल शब्द क्या है, अंश, है ना। अंश प्लस इक, आंशिक। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है, शब्दों को पढ़ना है और आपको बताना है कि किस में जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ओढ़ना, है ना। ओढ़ना जो शब्द है उसमें उपसर्ग नहीं है बल्कि प्रत्यय लगा हुआ है। अपवाद में अप प्रत्यय है और पराजय में अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है और प्रभाव में प्र उपसर्ग है, जबकि ओढ़ना में जो है वो ना प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर ओढ़ना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं काम करो और जाओ, काम समाप्त करो और जाओ। क्या ये एक संयुक्त वाक्य है। मैंने आपको बताया था संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य के बारे में। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हों और अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी के सभी जो शुरुआत से जो
वीडियोस हैं उनको देखिए, आपको काफ़ी चीज़ें बहुत आसानी से समझाई गई हैं और आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए इसका अगला ऑप्शन है, उसने गलत काम करके अक्षय कमाया, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, पानी न बरसने पर सूखा पड़ेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, काम समाप्त करो और जाओ। अब यहाँ पर जो और लगा हुआ है वो क्या है, एक अव्यय है। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय जो है वो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी का मतलब ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के अनुसार किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, और ऐसे वाक्य जिनमें इस प्रकार के शब्द आते हों जिनमें दोनों उपवाक्य जो हैं वो किसी अव्यय से जुड़े हुए हों तो वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। आपको बताना है कि ये जो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है उसमें घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है। आपके ऑप्शंस हैं संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या क्रिया उपवाक्य। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संज्ञा उपवाक्य। क्यों, क्योंकि इसमें घर जो है वो क्या है, एक संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से आप विशेषण और क्रिया विशेषण को भी बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। आपको बताना है काजू जो शब्द है वो किस भाषा का है। आपके ऑप्शन हैं जापानी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा या पुर्तगाली भाषा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, पुर्तगाली भाषा। काजू जो शब्द है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पर इसके अलावा प्याला, तौलिया और गमला, कमरा, गोदाम, ये सब भी क्या हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। और आपको ये जो है जो मेन शब्द हैं वो तो पता होने ही चाहिए कि कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है। मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बहुत सारे इस तरह के शब्द बताए हैं, और अभी तक जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर क्लासेस को देख सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो तुर्की भाषा का नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं पैगंबर, बेगम, चेचक या बारूद। तो बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा रहेगा। तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा पैगंबर जो है वो तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। अच्छा, अगर ये तुर्की भाषा का नहीं है तो फिर किस भाषा का है। पैगंबर जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, पैगंबर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पैगाम देने वाला, है ना। खुदा का पैगाम देने वाला जो है वो पैगंबर होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ आपको और शब्द बता दूं जो कि फारसी भाषा के हैं, जैसे कि गुलाब, खूबसूरत, कागज, दुकान और बादाम। ठीक है ना, ये सब क्या है, बादाम, है ना। ये सब जो हैं ये भी तुर्की भाषा के फारसी भाषा के कुछ शब्द हैं। तो आप प्लीज़ इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सारा कंटेंट एक ही बुक में आपको कभी नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ जो चेंजेस है वो होते ही हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका,
अगला प्रश्न जो है वो है आपका सुमित्रा में प्रत्यय होगा। आपको बताना है कि सुमित्रा जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। आपके ऑप्शन है आ, अ, इत्रा या त्रा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, आ, है ना। सुमित्रा में जो है वो आ प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य नहीं है। आपके ऑप्शन से ए, यह वही बच्चा है जिसे बेल ने मारा। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। अब जैसे मैंने आपको मिश्र वाक्य में बताया था कि मिश्र वाक्य जो है वो एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें एक प्रधान वाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य जो है वो प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है आपको यह वही बच्चा है जिसे बेल ने मारा था। मतलब प्रधान वाक्य क्या हो गया आपका, यह वही बच्चा है, और आश्रित उपवाक्य क्या हो गया, जिसे बेल ने मारा था। दोनों इंटर रिलेटेड है ना, मतलब एक ही जने की बात हो रही है इस सेंटेंस में। उसी प्रकार एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। अब बात किसकी हो रही, गोष्ठी की हो रही है, और उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें बहुत सारे वक्ता थे। अगला है वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, और नेक्स्ट है मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। अब जो पुस्तक खरीदी है वही नई है ना, पर देखिए अब ये जो दूसरा आपको लगेगा कि भाई थर्ड ऑप्शन भी तो एक दूसरे पे डिपेंडेबल है, पर ये देखिए इसमें वरन शब्द है ना, तो वरन आ गया तो क्या हो गया, ये तो संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपवर्ग नहीं है, ये उपसर्ग लिखा है, उपसर्ग है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शन हैं बही, बहिर, बहिर या बहिस। सही आंसर रहेगा इसका बहिर, है ना। बहिर्मुखी में बहिर उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ओढ़ना, है ना। अभी पहले ही मैं आपको ये इसका आंसर बता चुकी हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो विकारी है। आज, लड़का, इधर, परंतु। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अविकारी और विकारी। देखिए अविकारी बताया जो अव्यय होते हैं वो अविकारी होते हैं। अविकारी मतलब जिनमें लिंग, वचन या कारक के अनुसार कभी कोई परिवर्तन नहीं हो, और विकारी क्या होते हैं, जिनमें लिंग, कारक और वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाए। तो इसमें जो लड़का शब्द है इसमें परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का का लड़की, लड़के, है ना, इस प्रकार से परिवर्तन हो जाता है। तो फिर ये क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। जबकि आज, इधर और परंतु जो है उनमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो ये अविकारी शब्द हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें संकर शब्द कौन सा है। पिछली क्लासेस में मैंने आपको संकर शब्द ये सब पढ़ाए हैं। अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर पिछली क्लासेस देखिए। आपको ये सभी चीज़ें बड़ी ही अच्छी तरीके से सरल रूप में आपको समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो प्लीज़ आप पिछली क्लासेस को भी देखिए और रेगुलरली बेसिस पे आप क्लासेस को अटेंड कीजिए। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम्स में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं आतिशबाजी, लफंगा, नारिकेल या चुगलखोर। ठीक है, संकर शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाए गए हों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चुगलखोर। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। आपको बताना है कहावत शब्द में जो प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है वो कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं हावत, वत,
कह या आवत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, आवत। कह इसका मूल शब्द रहेगा और आवत जो है वो इसका प्रत्यय हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, परा उपसर्ग का अर्थ है। आपको बताना है परा क्या है, एक उपसर्ग है, पर इस परा का अर्थ क्या होता है ना। आपके ऑप्शन है भीतर, उल्टा, बाहर या आसपास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उल्टा। अब ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अपन शुरू से समझते हैं। परा जो उपसर्ग है इसके 3 मतलब होते हैं, ये 3 अर्थों में प्रयुक्त होते हैं जब अपन को किसी शब्द का विपरीत शब्द बनाना हो, ठीक है ना। उल्टा मतलब विपरीत ही होता है ना, या फिर किसी चीज को आपको अत्यंत प्रदर्शित करना हो, मतलब उसके एक्सट्रीम पर है वो, ठीक है, या फिर उसको बिल्कुल एंडिंग पॉइंट यानी अंतिम बताना हो, तब अपन परा जो उपसर्ग है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको, पराजय है, जय का उल्टा क्या हो गया, पराजय। तो उल्टे अर्थ में यानी विपरीत अर्थ में इसको अपन यूज कर रहे हैं। अगला आता है पराक्रम, हाँ, परावर्तन, परावर्तन भी विपरीत और उल्टा होता है, ठीक है। पराकाष्ठता मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुंच गई है कोई चीज, अति हो चुकी है, उसके अंत पॉइंट तक पहुंच गई है। पराभाव, परामर्श, है ना, ये सब क्या है, परा उपसर्ग के कुछ एग्जाम्पल हैं। और परा उपसर्ग है जो वो विपरीत, अंतिम और अत्यंत के अर्थों में प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य चयन कीजिए। आपको बताना है कि ये दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है। ऑप्शंस हैं आपके। आप बताइए कि आपकी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ। उसने खाना खाया और सो गया। परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। अब अगर आपने ध्यान से क्लासेस को लेते हैं तो आपको मैंने बताया था कि कुछ खास वर्ड्स बताए थे जिन्हें कि हम अव्यय कहते हैं, जिनसे कोई सेंटेंस आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसे सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब जिनको अव्यय शब्द पता होगा वो आसानी से इसका ऑप्शन छांट लेंगे कि सही उत्तर क्या रहेगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, उसने खाना खाया और सो गया। और, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सब क्या हैं, ये संयुक्त वाक्य को पहचानने के पॉइंट्स हैं, ये अव्यय हैं जिनसे हम किसी संयुक्त वाक्य को पहचान सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इन क्लासेस से जुड़ सकें। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इनमें से क्या उपसर्ग नहीं है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा है जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं होता है। आपके ऑप्शंस है अ, चीर, प्रति या ईका। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका इसका सही उत्तर रहेगा ईका, है ना। ईका शब्द जो है वो हमेशा वाक्यों के शब्दों के पीछे जुड़ता है, तो ये प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, ना कि उपसर्ग के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, राम आम खाता है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। अब कल की क्लास में मैंने आपको वाच्य भी बताए थे। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आपको बताना है कि राम आम खाता है में कौन सा वाच्य है। देखिए अगर जो पीछे की क्रिया है वो कर्ता के अनुसार हुई तो वो कृतवाच्य हो जाता है, ठीक है ना। और जो पीछे के जो शब्द आ रहे हैं वो क्रिया के अनुसार हैं तो वो कर्मवाच्य है ना, कर्म के अनुसार होगी क्रिया
तो वो क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा, और भाव के आधार पर रहेगी तो वो भाववाच्य हो जाएगा। तो बताइए कि राम आम खाता है, खाता शब्द राम के लिए है ना, राम लड़का है तो खाता है आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा, क्योंकि ये कर्ता के ऊपर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं। अगर इसकी जगह ऐसे होता कि राम ने मिठाई खाई, तो मिठाई क्या है, कर्म है ना, और खाई क्या रहे, राम ने खाई। ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं ना कि राम ने मिठाई खाया, तो क्या हो गया, इसमें जो पीछे की जो क्रिया है वो किस पे आधारित है, कर्म। आप क्या खा रहे हो, मिठाई को खा रहे हो, तो मिठाई पे आधारित है, तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। और अगर ऐसे कह दें कि मिठाई नहीं खाई राम से मिठाई नहीं खाई जाती है ना, मतलब खाई नहीं जा रही है, ये क्या है, एक भावना है ना, तो ये भाववाच्य हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में मिश्र वाक्य है, आपको बताना है कि दिए गए शब्द जो वाक्य हैं उनमें से कौन सा जो है वो मिश्र वाक्य है। आपके ऑप्शन हैं, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो बताइए कि इसमें जो है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, आपको मिश्र वाक्य को पहचानना है। तो बताइए इसमें से कौन सा जो है वो मिश्र वाक्य है। तो आपका जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, और जहाँ और लगा हुआ है तो वो तो संयुक्त वाक्य हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य है, मतलब ये वाक्य किसका उदाहरण है, सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का, या आज्ञावाचक वाक्य का। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा मिश्र वाक्य। पिता ने समझाया कि आ गया ना, सदा सत्य बोलना चाहिए। अब ये सदा सत्य बोलना चाहिए कौन कह रहा है, पिता कह रहे हैं भाई, है ना, पिताजी कह रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेबल हो गया ना आपके प्रधान वाक्य पे, ये वाक्य पीछे वाला वाक्य, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है, आपको बताना है अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं आ, अत्य, अति या अत्या। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा अति, है ना, अति प्लस आचार, तो क्या हो गया, अत्याचार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का उपयोग होगा। आपको बताना है कि अज शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाएं कि अज का क्या बन जाए, स्त्रीलिंग बन जाए। ठीक है, अज का स्त्रीलिंग क्या होता है, अजा। तो इसको कैसे अपन परिवर्तित करेंगे, क्या जोड़ना चाहिए अज में, अज में जो है हम वो आ जोड़ देंगे तो वो अजा बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकप्रिय कवि, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। अब आपको इस वाक्य को जो है वो सरल में कन्वर्ट करना है। तो आपके ऑप्शन हैं, जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं और सम्मानित होते हैं, कवि लोकप्रिय होते हैं इसलिए सम्मानित होते हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, लोकप्रिय कवि का सभी सम्मान करते हैं। ये एक सरल वाक्य हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। आपको बताना है कि ये जो वाक्य दिया गया है ये किस वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन है सरल वाक्य, उपवाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन
डी। कैसे? आचार्यों ने कहा है कि आ गया बीच में, अहिंसा ही परम धर्म है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। बढ़ते हैं आगे, और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में योग रूढ़ शब्द है। अब मैंने आपको योग रूढ़ शब्द भी बताए थे। ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जो कि एज इट इज रहे, जिनको हम खंडित नहीं कर सकें दो सार्थक भागों में, है ना। यौगिक जिनको हम दो सार्थक भागों में विभाजित कर सकें, और योग रूढ़ मतलब ऐसे शब्द जिनको दो सार्थक भागों में विभाजित कर सके, पर उनको मिलाने से जो नया शब्द बनता है वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है, जैसे कि बहुब्रीहि समास में होता है। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? आपके ऑप्शन है पीला, जलज, पर या दूध वाला। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर रहेगा आपका जलज। जलज, जल प्लस ज, है ना, मतलब जो जल में उत्पन्न हुआ हो। तो जल में उत्पन्न होने वाला क्या होता है? जलज होता है। पर जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का। ठीक है, तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया। नेक्स्ट है आपका पंकज, जलज यदि आदि किस प्रकार के शब्द हैं? आपको बताना है, वही क्वेश्चन है ये अगेन। तो आपका आंसर हो जाएगा ये योग रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको बताना है कौन सा जो है वो रूढ़ शब्द है। पंकज, विद्यालय, जलज या फिर कमल। तो बताइए, अभी मैंने आपको बताया योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनको दो सार्थक भागों में विभाजित नहीं किया जा सके, योग रूढ़ होते हैं। तो जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका कमल। कहना, कमल को हम दो सार्थक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, जबकि बाकी तीनों शब्दों को किया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है ना। प्रत्येक मतलब प्रति एक। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रति जो है वो उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बैठक में जो मूल शब्द है वो क्या है? बैठ। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा क। तो क्या हो गया? बैठक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, ये किस प्रकार का वाक्य है? ठीक है, अब देखिए आपको अर्थ के आधार पर भी वाक्य बताए गए थे, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य है। ये आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है या इच्छावाचक है? तो बताइए ये कौन सा है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पानी न बरसता तो धान सूख जाता। तो ये आप बोलकर देखिए कि ये किस प्रकार का आपको वाक्य लग रहा है। तो ये जो वाक्य है वो क्या होगा? संकेतवाचक। संकेत किया जा रहा है ना कि अगर पानी नहीं बरसता तो धान सूख जाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है संयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आपका सम, सन, सन या सु। तो आपका सही उत्तर रहेगा सम, है ना। ये एक संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अब मैंने आपको तद्धित उपसर्ग भी बताए थे, प्रत्यय भी बताए थे। प्रत्यय के दो प्रकार बताए थे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, है ना। धातु या क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि से जुड़ने वाले, जो विशेषण से जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो आपको बताइए कि इनमें से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। आपके ऑप्शन है वार्षिक, भिड़ंत, लड़ाई या मिलाप। तो आपका सही उत्तर रहेगा इसका वार्षिक। क्यों? क्योंकि वार्षिक में कोई भी, है ना, कहते संज्ञा, सर्वनाम आदि का प्रयोग आपको बताना था कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो वार्षिक इसका सही उत्तर रहेगा, क्योंकि वार्षिक क्या है? वर्ष प्लस इक, है ना। वर्ष क्या होगा आपका? एक संज्ञा शब्द हो जाएगा ना।
ठीक है। जबकि भिड़ंत में क्या होता है, भीड़ धातु हो जाएगी, लड़ाई में लड़ धातु हो जाएगी, तो ये सब जो है वो कृत प्रत्यय के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शायद पिताजी आ जाएं। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? अब यहाँ पे शायद है, तो बताइए क्या उत्तर रहेगा आपका? आज्ञार्थ, संदेहार्थ, इच्छार्थ या संकेतवाचक? तो बताइए आपका सही उत्तर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा, बताइए, आप कमेंट किया कीजिए कि क्या उसका उत्तर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। संदेह है ना, पक्का कंफर्म नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, शायद शब्द आ रहा है ना, तो ये संदेह में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य में मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि एक सरल वाक्य दिया है, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, तो इसको आप संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे? आपके ऑप्शन है, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, उसने कहा और वह निर्दोष घोषित हुआ, उसने कहा कि उसे निर्दोष घोषित किया जाए, उसने कहा कि मैं अपने को निर्दोष घोषित कर रहा हूँ। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा उसने कहा कि आ गया ना, तो ये क्या हो गया अपना मिश्र वाक्य हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? है ना, देखिए मुख्यतः जो शब्दांश मतलब शब्दों के जो अंश हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल रूप से जो है वो शब्दों को 2 भागों में ही विभाजित किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो रूढ़ नहीं है? दिन, आँख, विज्ञान या फिर घोड़ा? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर रहेगा विज्ञान। विज्ञान शब्द तो 2 शब्दों से मिलकर बना है ना, वी प्लस ज्ञान, तो विज्ञान। जबकि दिन को अपन नहीं तोड़ सकते हैं, है ना, आँख को भी अलग अलग करेंगे तो कोई सार्थक इसके टुकड़े नहीं होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। घर, मुँह, पीताम्बर या सामाजिक? तो बताइए इसमें से कौन सा योग रूढ़ रहेगा? तो सही उत्तर रहेगा आपका पीताम्बर, है ना, जहाँ पे बहुब्रीहि समास दिख जाए वहीं अपना योग रूढ़ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विकल्प में दिए हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है? अफसर, लालटेन या कप्तान या हॉस्पिटल? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जो है वो तो शुद्ध इंग्लिश का शब्द है ना, इसका कोई तद्भवीकरण किया ही नहीं गया है। इसका तद्भवीकरण कब होता है? जब इसको हम अस्पताल लिखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द अरबी नहीं है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अरबी नहीं है। आपके ऑप्शन है इल्ज़ाम, किस्मत, कातिल या कमीना? तो बताइए सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी। कमीना जो है वो अरबी भाषा का शब्द नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द फारसी नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो फारसी नहीं है। ऑप्शन है खामोश, कबूतर, चिराग या फिर हक? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, हक। हक जो है वो फारसी शब्द नहीं है, बाकी जो है वो फारसी हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन में कुछ फारसी शब्द और भी बताए थे, अगर आपने नोट डाउन किए होंगे तो आप उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और नहीं किए तो दोबारा से वीडियो को देख के आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तुर्की शब्द नहीं है। आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो तुर्की शब्द नहीं है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? कालीन, चकमक, आमदनी या अजब? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका अजब, है ना। अजब जो है वो एक तुर्की शब्द नहीं है, बाकी सारे तुर्की हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। कल ही की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से शब्द शक्ति के
सभी भेदों के बारे में बताया था। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है। अभिधा कैसा होता है? वाच्य के अनुसार होती है। लक्षणा कैसा होता है? उसके लक्षण के अनुसार होती है। और व्यंजना जो होती है वो किसी दूसरे ही अर्थ को लेकर चलती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तत्सम। तत्सम कोई शब्द शक्ति नहीं है, जबकि अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों के प्रकार हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी आपके फ्रेंड्स को हमारे चैनल से जोड़िए। और अगर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इन पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इन क्लासेस से जुड़ सकें। आई होप आपको क्लास अच्छी लगती होगी। अगर आपको क्लास में कुछ नया चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार का आपको चेंजेस चाहिए या क्या कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम आपके सभी कमेंट्स को एकदम सर्वोपरि मानेंगे और बिल्कुल उनके अनुसार कुछ कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।